अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, अमीरां दा सेब ते गरीबां दियां गाजरां। गाजर जो है ये इंतहाई न्यूट्रिशनल सब्ज़ी है जो हमारी सर्दियों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हमने देखा कि पाकिस्तान से अगर हम देखें गाजर 1000 मेट्रिक टन गाजर जो है हम जो है दुबई को, चाइना को और मुख्तलिफ मुल्कों को, कतर है, इसमें सऊदी है, उनको हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट मुल्क है जो चाइना से कैरेट फ्लैक्स जो है इंपोर्ट करता है। तो ये देखिए कि पाकिस्तान जो है अपनी सब्ज़ी जो है यहाँ से राह हालत में दुनिया को बेचता है और हम वही सब्ज़ी दोबारा वैल्यूड करके पाकिस्तान में लेके आते हैं। आज हम बात करेंगे कैरेट की प्रोडक्शन के हवाले से, लेकिन उसके साथ हम इसकी वैल्यूडेशन पे बात करेंगे और हम जानेंगे किस तरह पाकिस्तान, हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान में कैरेट की वैल्यूडेशन प्रोडक्ट बना सकते हैं और अपने मुल्क के लिए ज़र मुआवजा कमा सकते हैं। आइए चलते हैं। मेरे साथ मौजूद है आसन दीन साहब जो फार्मर है यहाँ पे। आसिफ भाई, आप बताइए कब से आप गाजर लगा रहे हैं यहाँ पे? ये तकरीबन 20-25 साल से। 20-25 साल हो गए। जी। मतलब आपके फोर फादर भी यही लगा रहे हैं और आप भी यही काम कर रहे हैं। जी। तो इस साल आपने कितनी, पिछले साल कितनी गाजर लगाई थी, इस साल आपने कितनी गाजर लगाई? तकरीबन पिछले साल थी 40, अभी 50 है। 50 एकड़। जी। यानी 50 एकड़ पे आपने गाजर लगाई हुई जी है। जी। तो आसिफ भाई ये बताइए थोड़ा सा कि ये किस मौसम में गाजर जो है आप लगाते हैं, अगेती लगाते हैं, पिछेती काश्त करते हैं, कौन सी काश्त करते हैं आप? ये अगेत्री भी होती है, पिछेत्री भी होती है। ये जो सोन में लगती है वो अगेत्री होती है। अच्छा। जो भाद्रों में लगती है एंड में वो पिछेत्री होती आप है। कौन सी लगाते हैं? हम अगेत्री लगाते हैं सोन में, जो अभी आपकी जा रही है। जी। अच्छा, ये बताएं कि आप कितना बीज फी एकड़ जो है ना यूज करते हैं यहाँ पे? अगेत्री का 7 और पिछेत्री जो होती है उसका 6 किलो। ये 7 किलो अगेत्री का जी। और 6 किलो जो आप पिछेती लगाते हैं उसका करते हैं। जी। और ये बताइए कि ये जो बीज आप लगाते हैं ये आप खुद प्रोड्यूस करते हैं या इंपोर्टेड बीज लेते हैं, कौन सा बीज? नहीं, खुद करते हैं हम। अच्छा, आप खुद बीज लगाते हैं? जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये कैसे बीज बनाते कैसे हैं आप? ये बीज बनाते हैं हम, ये जो गाजर है हाँ हाँ, हमें अच्छी लगती है, थोड़ी सी मोटी ब्रीड जो अच्छी जी। जी, ये जो थोड़ी सी मोटी होती है अच्छी लगती है हमें, हम उनको निकाल लेते हैं। ठीक है। उनको आगे से जो है ऐसे काट देते हैं, ठीक। पीछे से थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। जमीन में हल और चलाकर ये अब सीड बनाने के लिए रेडी है? ये रेडी है। बिल्कुल ठीक है जी। तो फिर इसको आगे कैसे, क्या का प्रोसीजर होता है इसका? जमीन में हल चलाते हैं, ठीक। फिर उसको लेवल करते हैं, लेवल करके उसमें सियार डालते हैं, सियार डाल के सियार के ऊपर ऐसे जो है लगा देते हैं। ठीक। तो फिर इसको कितनी देर के बाद सीड आता है इसका? तकरीबन ये गंदम के साथ इसकी कटाई होती है बीज की। और 1 एकड़ से कितना सीड आप निकालते हैं? तकरीबन 6 मन भी निकल आता है, 7 मन भी, अगर अच्छी परवरिश की जाए तो 8 मन भी निकल आता है। ठीक है। और आपने भी 10 मन तक इसकी एवरेज निकल आती है? अच्छा, निकल आती है, अगर अच्छी इसकी केयर की जाए तो निकल आती 10 मन सीड आप खुद बना लेते हैं? जी। और फिर इसका ऑलमोस्ट मार्केट में क्या रेट चल रहा है? इसका 1 मन का क्या रेट है? इसका 1,20,000, 30,000, 35,000 1 मन का जो है ना वो चलता है। जी किसान भाइयों, जैसे आपने देखा कि ये जो नदीम साहब हैं, आसम नदीम साहब अपना सीड खुद बनाते हैं यहाँ पे। हमने देखा कि पाकिस्तान में मोस्टली सीड जो है ना बाहर से इंपोर्ट होता है, लेकिन इन्होंने ये ऐसे बताया कि जहाँ पे 10 मन तक फी एकड़ की ऑलमोस्ट अच्छा सीड अगर लें तो ये निकाल लेते हैं। और इन्होंने बताया 1 लाख रुपए से ज़्यादा का सीड जो है फी मन का रेट है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में अगर हमारे फार्मर इस आइडिया को समझ लें, जो आसन नदीम साहब यहाँ पे ये प्रैक्टिस करते हैं कि 1 एकड़ से अगर वो अपना सीड बनाना चाहें तो 10 से 15 लाख रुपए तक का सिर्फ सीड ही बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं कि ये यहाँ पे फीमेल फूल है इसका, और ये इसका मेल फ्लावर है, और इसका काम सिर्फ पॉलिनेशन करना होता है और सीड इस फूलों के ऊपर लगता है जो फीमेल सीड होते हैं, जो फीमेल फूल होते हैं इसके। तो आसिफ भाई ये भी बताएं कि आप अभी जो आपकी गाजर जा रही है, आपकी फी एकड़ कितनी पैदावार निकल रही है आपकी? ये 300-350 थैला जो है ना, ठीक, ये 350 थैला फी एकड़ का। जी जी। तो इसका ऑलमोस्ट कितने का सेल होता है आपका 1 एकड़ का? ये 1800 का, 2000 का, 1900 का 1 थैला। बिल्कुल ठीक है। तो ऑन एवरेज आपका फी एकड़ कितने में जाता है फिर इसका? तकरीबन 4-4.5 लाख।
4-4.5 लाख रुपए खर्चा निकाल कर खर्चा निकाल के आपको माल है। जी बड़ा बेहतरीन है जी। ये जैसे अभी इन्होंने बताया कि कैरेट जो है हमारी ये मौसम सरमा की बहुत अहम फसल है। इन्होंने ये हमें बताया कि ये अपना सीड भी खुद प्रोड्यूस करते हैं, इससे भी अपने आप को बचाते हैं कि हमने इम्पोर्टेड सीड नहीं ले रहे। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि 4.5 लाख रुपए तक जो है फी एकड़ पैदावार जो है सॉरी नेट प्रॉफिट जो है ना वो लेते हैं। तो आइए हम अभी डॉक्टर साजिद साहब से बात करते हैं और उनसे आप पूछेंगे कि ये फी एकड़ पैदावार को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं और फार्मर की इस इनकम को हम कैसे और ज़्यादा जो है इन्हांस कर सकते हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद इकबाल सिंधु साहब। डॉक्टर साहब, कैरेट के हवाले से आज का किसान का पाकिस्तान का प्रोग्राम है, तो हम चाहेंगे कि इसकी डिटेल से आप थोड़ा बताइए कि इसकी सोइंग टाइम कौन सा है और फिर इसको किस तरह की एनवायरनमेंट और मिट्टी इसको चाहिए होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये जो मेरे हाथ में फसल मौजूद है, ये जो फल मौजूद है, ये जो सब्ज़ी मौजूद है, गरीब आदमी का सेब कहा जाता है इसको, ठीक है जी। ये अपने खुराकी अज्जा के हिसाब से टॉप पे समझी जाती है, जो कि न्यूट्रिशन देती है, जो कि एंजाइम्स देती है, जो कि प्रोटीन्स देती है, वो तमाम चीज़ें जो कि एक बंदे को एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए होती हैं। तो पाकिस्तान में इसकी काश्त बहुत बड़े रकबे के ऊपर की जा रही है और ख़ास तौर पे उन ज़मीनों में जो कि थोड़ी सी नरमाहट रखती हैं, जहाँ पे वाटर की ड्रेनेज पूरी है। हम उस ज़मीन को कहते हैं कि एक ऐसी ज़मीन जो कि भल वाली ज़मीन है। तो भल वाली ज़मीन जो है उसके अंदर जो है नरम ज़मीन है, उसके अंदर इसकी काश्त बड़ी कामयाब है क्योंकि उसके अंदर इसका साइज़ पूरा बन जाता है। तो वो तमाम ज़मीनें जहाँ पे सैंड, सिल्ट एंड क्ले उसकी रेशो पूरी होती है, वहाँ पे हम इसको बड़े आसानी से लगा सकते हैं। बहुत बड़ा एरिया जो है जी फैसलाबाद के नज़दीक शाहकोट के एरिया में बड़ी लगाई जाती हैं, फैसलाबाबाद के मगरब में बड़ी लगाई जाती हैं, लाहौर में, कसूर में, दरियाई बेल्टों में, जहाँ जहाँ पे मतलब नरम ज़मीन मौजूद है। और जहाँ पे आप मौजूद हैं, हम मानावाला और ये तो इसका हब है साहब, इसका हब है, ये इसका हब है, इसका गढ़ है। इसका रंग बड़ा शानदार यहाँ पे निकलता है। इसकी मिट्टी के अंदर खास टेक्सचर ऐसा मौजूद है कि यहाँ पे गाजर जो है वो डीप रेड कलर के अंदर आती है। पाकिस्तान की जो शुरू में एक बड़ी सर्टिफाइड वैरायटी थी, उसको T29 के नाम से जाना जाता है। T29 गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड वैरायटी है। उससे आगे फिर लोगों ने बहुत सारी किस्में और वैरायटीज़ बनाई, जिसको महारानी के नाम से जाना जाता है। और फिर इंडिया से बहुत सारी ब्रीड जो थी प्रोलाइन की और बहुत कंपनियों की पाकिस्तान में आई। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वैरायटीज़ जो खुद तैयार करनी शुरू हो गई हैं। और जो दूसरा आपने पूछा कि इसको कब काश्त करना चाहिए, किस टाइम में करना चाहिए, तो जैसे ही सर्दी शुरू होती है, जैसे ही मौसम चेंज होना शुरू होता है, तो मुख्तलिफ इलाकों में इसको काश्त करना, मतलब जो टॉप के एरियाज़ हैं जो कि हमारे पाकिस्तान के शुमाली इलाका जाता है, वहाँ पे तो ये जून से लगना शुरू हो जाती है। पंजाब में इसकी काश्त जो है अगस्त के बाद से शुरू हो जाती है, पहाड़ी इलाकों में, कोठोआर में, और उसके बाद पंजाब में जब हम सेंट्रल में पहुंचते हैं तो इसकी जो काश्त है वो आम तौर पे हम समझते हैं सितंबर के अंदर बड़ी अच्छी काश्त इसकी हो जाती है। बिल्कुल ठीक। जैसा अगर वैरायटियों की बात करें, जिस तरह अगर कलर वाइज आपने देखा कि आपने जैसे कहा ये बड़ी रेड किस्म की एक गाजर है, तो आप एक लकड़ गाजर भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई आपने, तो उसके बारे में बताइए, उसका क्या सोइंग टाइम है, वो कब लगती है और उसका इसके साथ फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है जी? ये हमारी जी वो किस्म है जो कि पाकिस्तानी टेस्ट के मुताबिक ज़रा ज़्यादा मीठी है, ब्रिक्स वैल्यूज ज़्यादा हैं। ठीक। इसका जूस पीते हुए आपको बड़ा मज़ा आता है, इसकी रंगत बड़ी अच्छी है और आप इसको गजरेला में इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ अ वैल्यू डिश है ना। जी। आप गजरेले से लेके अच्छा जब इस गाजर का टाइम ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास ऑप्शन रह जाती है पिंक कलर की गाजर की, जिसको आम पाकिस्तानी किसान जो है लकड़ गाजर के नाम से जानता है। वो इसको लकड़ गाजर इसलिए कहता है कि बेजायका होती है, उसका मिठास नहीं होती है। लेकिन सैलड्स में और ख़ास तौर पे होटल्स में वहाँ पे इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल है। लोग ज़्यादातर इस गाजर को वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब ये गाजर का टाइम ख़त्म हो जाता है तो फिर आप कहते हैं कि वो वाली गाजर आप बिल्कुल ऐसा जी। और ये इस्तेमाल जो लकड़ गाजर है ना, ये तो मेरे हाथ में इस वक्त जो है T29 टाइप की है। इसके अंदर जो इसका कील होता है, जिसको आमतौर पे कहते हैं, वो बड़े छोटे साइज का होता है, बारीक साइज का होता है। और गाजर की कीमत का अंदाजा आड़ती और जिम्मेदार उसके कील की मोटाई पे लगाते हैं। जितना बारीक कील होगा उतना उसका रेट ज्यादा होगा, और जितना उसके अंदर जो है क्या नाम लेते हैं जी कि उसके कील मोटा होगा उसकी कीमत कम हो जाएगी। अच्छा, जो हमारी लकड़ गाजर है जिसको हम पिंक गाजर कहते हैं, वो पिंक गाजर जो है जी उसकी वैल्यू जो है वो इस वजह से ज़्यादा कि उन दिनों के अंदर वहाँ पे गाजर मौजूद नहीं होती है। बिल्कुल ठीक। वो कब लगती है? वो 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर के दरमियान में काश्त की जाती है और 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल में निकलती है।
आजकल के दिनों में जो हमारा तोड़ा एक बिक रहा है उसकी कीमत मंडी में 1500 से 1700 रुपये है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अप्रैल में जब इसकी स्कार्सिटी होगी, मंडी में नहीं होगी, ये वाली गाजर नहीं होगी, तो वो बदज़ायका गाजर भी जो है वो 3000, 3500, 4000 रुपये की बिकेगी एक तोड़ा। इसका मतलब अभी हमारे फार्मर 4 से 5 लाख रुपए इस गाजर से कमा रहे हैं, तो लकड़ गाजर से तो उससे डबल कीमत पे कमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा जी, डबल कीमत के ऊपर कमाते हैं। और अगर वो थोड़ा अरसा उसको स्टोर कर लें, उसको महफूज कर लें, तो महफूज करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसकी कीमत बढ़ के 6-7 हज़ार रुपये पे तोड़े पे भी चली जाती है। बिल्कुल ठीक। हमारे फार्मर को जो ये पता लगना बड़ा ज़रूरी है कि जिस तरह इन्होंने कहा कि जो सीजनल में ये चीज़ होती है और जब आउट ऑफ सीजन जाती है तो कोई अच्छी वैरायटी भी मौजूद है बिल्कुल, कि जो पाकिस्तान में जो हाईएस्ट प्राइस जो है ना फार्मर को दे रही होती है। बिल्कुल ऐसा। तो उसके लिए लकड़ गाजर आपने कहा रिकमेंड किया कि ये बेहतरीन गाजर है। जी बिल्कुल ऐसा जी, पिंक कलर गाजर और मुख्तलिफ कंपनियां उसका हाइब्रिड सीड बिल्कुल और जी। देसी सीड दे रही हैं, उनमें से आप किसी भी अच्छी कंपनी से उसका बिल्कुल। सोर्स कर सकते हैं। खजूर की गुठली ले लें, उसके अंदर आपकी बेहतरीन पोटाश मौजूद है। चूंकि गोरे ने अपनी चीज़ों के ऊपर रिसर्च की है तो हमें उनका कूड़ा भी अच्छा लगता है। ठीक। जब से मशीन आई है जो बंदे लेबर होती है वो भी सूखी हो गई है। अच्छा, गाजर जो है उसकी जो अगर अफादियत की बात करते हैं तो ये अल्लाह ने एक पूरा पैकेज इसके अंदर रख दिया है। बिल्कुल ठीक। ऐसा पैकेज जो आपके सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक आपको हर हिस्से को फ़ायदा देते हैं। तो डॉक्टर साहब अभी हम बात आगे बढ़ाएंगे इसको कि अभी आपने मौसम का बता दिया, अब उसको बताएं कि कैसे इसका एग्रोनॉमी कैसे लगाना, कैसे ये थोड़ा सा गाइड कर दें फार्मर्स के। देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि गाजर की तैयारी और गाजर के साइज़ को लेने के लिए सबसे कीमती चीज़ जो है ना, ज़मीन के अंदर हल चलाना और चिज़ल प्लो चलाना है। ठीक। चिज़ल प्लो होता है 3 फालों वाला हल, इसको कंफ्यूज अक्सर ज़मींदार कर जाते हैं राजा हल के साथ, जो कि मिट्टी को पलटाने वाला हल है। पलटाने वाला हल इस्तेमाल नहीं करना। ठीक। आपने इसके लिए ज़मीन को फाड़ने वाला हल, जिसको चिज़ल प्लो 3 टाइम्स हल होता है, जितना चलाएंगे गाजर उतनी मोटी बनेगी। बिल्कुल। नंबर 2, आप ज़मीन के अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी आप इस ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स को पूरा करें। गाजर को बड़ा करने के लिए आपको मीठी किस्म की फास्फोरस इस्तेमाल करनी है। वो नीचे डालेंगे पहले स्टार्ट जी में? बिल्कुल जी, फास्फोरस उसके स्टार्ट में पहले डालें। जब इसका मतलब जमीन की तैयारी के अंदर ही हमने फास्फोरस ऐड करनी। ठीक तो है। पर एकड़ रेशो भी बता दें जरा। अच्छा, 1 एकड़ में जी हम नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कि आपने 1 बोरी DAP डालनी है। चूँकि ज़्यादातर ज़मीनें जो हैं DAP को रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, तो उसमें फिर हम सजेशन देते हैं कि आप सिंगल सुपर फास्फेट डाल लें, नाइट्रोफास डाल लें, और इन सबसे बेहतर जो किस्म है वो है MAP, मानो अमोनियम फास्फेट, जो कि 1261 की परसेंटेज में आती है। ये मीठी तरीन खाद है जिसको कि आप 50 किलो की मिकदार में फसल की काश्त के वक्त आप डाल देंगे। साथ 25 किलो आप इसके पोटाश डाल देंगे, साथ इसके थोड़ी सी मिकदार जो है आप अपनी यूरिया की है नाइट्रोजन की डाल देंगे। असल में नाइट्रोजन उस वक्त चाहिए होती है जब ये उग के थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और हमने इसको फ़ौरन बढ़ाना होता है, तो उस वक्त हम रिकमेंड करते हैं कि आप नाइट्रोजन की ज़्यादा मिकदार। फास्फोरस शुरू में इसलिए डालते हैं कि ये जड़ है, ये ऐसी फसल है जिसकी सारी खूबसूरती, जिसकी सारी पैदावार जड़ में, रूटेड वेजिटेबल है। ठीक है जी। तो ये अंडरग्राउंड ऐसी सब्जियों की किस्म है जो कि मिट्टी के अंदर है, ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। तो इसके लिए आपने जितनी फास्फोरस देंगे, एक ज़िम्मेदार को टिप देनी है जी। नंबर 1 तो इसको फास्फोरस दे। नंबर 2, अगर ज़िम्मेदार इसको दे IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, सिर्फ 1 ग्राम लगेगा उसकी सीड की ट्रीटमेंट पे, और आप यकीन जाने कि आपकी पैदावार 30% तक इंक्रीज कर जाएगी। और आखिरी चीज़ मैं हमेशा कहता होता हूँ कि ट्रेस एलिमेंट्स लाजमन इस्तेमाल करें। इसके लिए मोलिब्डेनम, इसके लिए जिंक, इसके लिए कॉपर, इसके लिए बोरान, और उसके लिए आप 5 किलो का सुल्तान का पैकेट इस्तेमाल कर लें। सुल्तान जो है #सुल्तान हुकूमत पंजाब का मंजूर शुदा है। तो इसकी 5 किलो मिकदार देने से गाजर का रंग बड़ा सुर्ख बन जाता है और उसकी पैदावार बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो कोई ऐसे टिप्स जिसके लिए वो हमारी गाजर जो हमारे फार्मर को और बेहतर पैदावार मिल गाजर के लिए जी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाजर बहुत ज़बरदस्त पैदावार दे, तो मैं इस कैमरे के तवज्जो से काश्तकारों को रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा अपनी खाद को गोबर के साथ मिला के दिया करें। अच्छा। जब आप गोबर के साथ उसको मिला के देते हैं ना, तो फिर होता क्या है कि आपका गोबर जो है वो खाद के साथ स्मार्ट बॉन्डिंग बनाता है, ज़मीन में जाके खाद आज़ाद रहती है और सिर्फ पौधे को, उसकी जड़ को अवेलेबल होती है, आपकी खाद ज़ाया नहीं होती है। तो जैसे ही आपकी गाजर बड़ी हो जाए, थोड़ा सा पौधा बड़ा हो जाए, तो आप उसको पोटाश देना शुरू कर दें और गोबर के साथ मिला के दें। मिकदार जो है गोबर की 3 गुना रखनी है आपने खाद की। फॉर एग्जाम्पल आपने खाद देनी है उस दिन में
पानी के साथ 100 किलो देनी है, ठीक। तो उसके साथ 300 किलो गोबर आपने मिला के ड्रम में डाल के उसको मिक्स करना है। ज़ाहिर 2 ड्रम लग जाएं, 3 लग जाएं, तो उसके अंदर मिक्स के करके ऊपर रख के इसको चला नक्के के ऊपर रख के आपने इसको देना है। और ये इस वक्त फर्टिगेशन के साथ खाद देने का सबसे ज़बरदस्त तरीका है जिससे आप खाद उसको दे सकते हैं। साहिब साहब, मेरा ख्याल है कि अभी हम थोड़ा सा बीमारियों के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी बीमारियां जिसे प्रिकॉशंसली हमारे फार्मर को इसके ऊपर रहना चाहिए कि ये एहतियाती तदाबीर कर लें तो हम बीमारियों से सेफ रह सकते हैं, या इसकी तो मशहूर अगर कोई बीमारी तो वो भी थोड़ी सी गाइड कर। सबसे पहली बात तो है जी, इसको ना गंदे पानी पे लगाने से गुरेज करना चाहिए। शहरों के नज़दीक जो गंदे पानी वाले जगह वहाँ पे लोग इसको लगाते हैं। आजकल तो गवर्नमेंट भी बड़ा इसके ऊपर कर रही है कि वो जो है ना हमारी फूड अथॉरिटी जो है ना इसके ऊपर बड़ा कंट्रोल कर रही है कि जो गंदे पानी की सब्जियां उसको वो खाड़ भी रही हैं और डिस्करेज भी कर रही हैं सर। इससे बीमारियों के फैलाव बहुत बढ़ गया है और ख़ास तौर पे लोग लिवर की बीमारियों में और किडनी फेलियर के शिकार हो रहे हैं। वो तमाम सब्जियां जो गंदे पानी पे सख्ती से उनको मना करना चाहिए। नंबर 2, जब ये ज़मीन के अंदर मौजूद है तो इसको उगने के फ़ौरन बाद जो है कुछ बीमारियां जो है जड़ को लगती हैं, उनसे बचने के लिए सबसे अच्छा जहर जो है वो आम तौर पे हम समझते हैं कि जी आपने नीला थोथा, जिसको कॉपर सल्फेट कहते हैं, कॉपर जो है बतौर खुराक भी इस्तेमाल होता है और बतौर स्नबट के तौर पे यानी कि हमारी बीमारियों को रोकने के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो आपने जैसे ही फसल की काश्त करनी है, उगना है, तो अगले पानी के साथ आपने इसको नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट 1 किलो दे देना है। उससे फ़ायदा क्या होगा कि ज़मीन के अंदर जितनी भी फंगस के स्पोर्स पड़े हुए वो किल हो जाएंगे और इसी का आपने इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। तमाम बीमारियों का हल जो है वो कॉपर में और सल्फर के अंदर मौजूद है। सल्फर का स्प्रे करें, कॉपर का ये आसान भी है, सस्ते भी हैं और जिस मर्जी कंपनी का आप चाहें इसको ले सकते हैं। हर एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड कंपनी के पास ये मौजूद है और मजे की बात ये है ये सेफ भी है, ये महफूज है। ठीक है, बहुत सारी हमारी पैदावार जब ये सीजन पे आती हैं तो बिल्कुल टके टोकरी हो जाती हैं चीज़ें, मतलब इसकी ओवर प्रोडक्शन हो रही होती है, हम उसको संभाल नहीं पा रहे होते। तो आप एज ए एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स जो है ना अपने फार्मर को क्या एडवाइस करते हैं कि क्या ऐसे मेथड अडॉप्ट किए जा सकते हैं जिससे हम अपनी पैदावार को जो है ना सेव कर सकते हैं? देखें, ये वैल्यू एडिशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। हम हर दफ़ा हर जगह लोगों को समझाते हैं कि अगर आपने मूली बेच रहे हैं 10 रुपये किलो, तो मूली का जो अचार है वो तो 1100 रुपये किलो बिक रहा है। अब ज़रा फ़र्क देखें, कहाँ पे वो 10-20 रुपये किलो बिकने वाली चीज़ और कहाँ पे अमेरिकन गार्डन का एक ब्रांड लेके लोग उसको, या कोई भी ब्रांड ले लें, उस ब्रांड के अंदर वो 1100 रुपये किलो में बेच रहे हैं। तो जब आपकी गाजर तैयार हो जाए तो इससे बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। आप इसको टमाटो केचप की जगह पे इसके केचप बना सकते हैं। गाजर का केचप बनता है बड़ा ज़बरदस्त। आप इसका मुरब्बा बना सकते हैं, आप इसको गजरेला बना के वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इससे बनाई जाने वाली चीज़ें जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो अपने ब्रांड के तहत जो है इसको बेच सकता है और ज़िम्मेदार इसको महफूज रख के इसको कैंड करके पूरा साल जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। ये मशीनरी यकीन जाने कतन भी महंगी नहीं है, आसान है। ठीक है जी, हम इसको बड़ी आसानी के साथ फार्मर को समझा भी सकते हैं, सिखा सकते हैं। जहाँ पे वो 10 एकड़ काश्त कर रहा है ना, वो 9 एकड़ काश्त कर ले, 1 एकड़ की इन्वेस्टमेंट इसकी वैल्यू एडिशन की मशीनरी खरीदने पे लगा दे, तो यकीन करें वो अपनी 20 रुपये किलो वाली गाजर जो है वो 50 रुपये किलो में या 100 रुपये किलो में बेच ले। स्टार्ट में ही आपने जैसे कहा कि ये जो गाजर है ये गरीब का सेब है, तो ये एक न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से आप इसको कहते हैं या किस तरह आपने ये स्टेटमेंट आप दे रहे हैं इसको? देखिए जी, इसके अंदर जितनी भी न्यूट्रिशन मौजूद है, फिर ये सस्ता बहुत है, आसानी से अवेलेबल है। सेब जो है 200 रुपये किलो बिक रहा होता है, ये 20 रुपये किलो बिक रही होती है, तो गरीब आदमी इसको बड़े आसानी से खाता है। विटामिन की इसके अंदर बहुत बड़ी मिकदार है, ख़ास तौर पर विटामिन ए इसके अंदर मौजूद है। एंटी कैंसरस इसके अंदर जो है वो चीज़ें, लाइकोपीन इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये तमाम चीज़ें गाजर को एक ग़िज़ाई तौर पे इंतहाई काबिल चीज़ बनाती हैं। लिवर की ट्रीटमेंट में जिन चीज़ों के जूस डॉक्टर तजवीज़ करते हैं उसमें से ये जिगर को साफ़ करता है। हमारे पाकिस्तान, देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम गोरे की हर चीज़, जैसे कि एवोकाडो वो खाता है तो हमने एवोकाडो के पीछे चल पड़ना है। एवोकाडो से कहीं ज़्यादा पोटाशियम की मिकदार खजूर की गिटक के अंदर मौजूद है। खजूर की गुठली ले लें, उसके अंदर आपकी बेहतरीन पोटाश मौजूद है। चूँकि गोरे ने अपनी चीज़ों के ऊपर रिसर्च की है तो हमें उनका कूड़ा भी अच्छा लगता है। हम अपनी चीज़ों पर रिसर्च कर नहीं पाए हैं, तो बराए करम ये हकीमियत इसको ना समझें, आप इसको ये समझें कि इसको अल्लाह ताला ने इसके अंदर ग़िज़ाई अज्जा का ख़जाना बंद किया हुआ है। और गाजर जो है, रोज़ाना की गाजर का जूस पीना शुरू करें, आप अपने जिस्म में तब्दीली महसूस करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। आपने इतनी मुफीद मालूमात फार्मर दी। मेरे साथ मौजूद हैं निशान हरल साहब,
निशान हाल साहब यहाँ पे आड़ती हैं और ये सारे इलाके की जो गाजर है माना वाले की इनके पास आती है। सीज़न में जो है ना कितने ट्रक यहाँ से निकलते हैं यहाँ? सीजन में जब बार सीजन होता है तब तो 20 गाड़ियाँ निकलती हैं इधर से। ठीक है, 20 से ज़्यादा या 20 से 20 से ज़्यादा हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ। और ये बताइए कि ये जो मशीन आप यहाँ पे चल रही है इसका क्या नाम है, इसका क्या फंक्शन क्या है इस मशीन का? इसका नाम तो हमने गाजर धोने वाली मशीन रखा हुआ है। अच्छा जी। और ये गाजरों की बहुत अच्छी सफाई करती है। ठीक। और जब से मशीन आई है जो बंदे लेबर होती है वो भी सुखी हो गई है। अच्छा, उनको मतलब काम की ज़्यादा मशक्क़त जो है वो नहीं करनी पड़ती ये और गाजर की सफाई भी अच्छी आती है। ये पाकिस्तान की सेल्फ मेड मशीन है जहाँ पे खुद बनाई गई है। तो ये कब मशीन आपने इंट्रोड्यूस कराई है? ये 2018 में आई है। 2018 में। और पहली दफ़ा ये मशीन का मौजूद कौन है, किसने बनाई है? ये हमारी आड़ भी पहली दफ़ा आई है। बिल्कुल ठीक। और पाकिस्तान के अगर किसी हिस्से में कोई लोग गाजर धोने के लिए या शलजम या इसमें और कौन कौन सी सब्जियां धोई जा सकती हैं? हाँ, शलजम धोए जाते हैं, चुकंदर धोए जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ज़्यादा गाजर के लिए बेहतर है। तो लोग बनवाना चाहें तो कितने की मशीन बन जाएगी? ये तकरीबन 4 से 4.5 लाख की बनती है। 4.5 लाख। शाह साहब ये बताइए कि ये जो जिस तरह किसान हमारा बड़ी मेहनत करता है वो ना सिर्फ अपने घर के लिए जो है ना खुशहाली के लिए काम कर रहा है, उसकी वजह से कई घरों के चूल्हे जलते हैं। तो आप बताइए कि कितने लोग जहाँ पे रोजगार के लिए आते हैं, कितनी खवातीन काम करती हैं, कितने इलाके में ये सब्जी का काम हो रहा है गाजर का? इधर हमारे साथ साथ भी आड़ते हैं तो लोग काफ़ी मेरे हिसाब से जो 5-6 हज़ार बंदा है ना उनका सीज़न में रोज़गार चलता है। अच्छा जी, 5-6 हज़ार लोगों का। हाँ, और वो उनमें खवातीन भी शामिल हैं? खवातीन भी हैं, बच्चे भी जाते हैं। जो जारी बात है छुट्टियाँ होती हैं सर्दियों की। हाँ, तो जो ज़्यादा लोग हैं। तो आड़तिया का क्या काम होता है कि गाजर जिम्मेदार सी आती है, उसको पैकिंग होती है और उसके आगे चली जाती है, या इसके अलावा अब उनको एजुकेशन भी देते हैं, उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, या उनके लिए कोई किस तरह की कोई और सहूलतें होती हैं यहाँ पे कोई? नहीं, लोग बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे पास। हमारा असल काम यह है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रेट लेकर देना। ठीक। हमारे पास मुख्तलिफ शहरों से व्यापारी आते हैं, सियालकोट, डस्का, एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा से। आपकी गाजर कौन कौन से इलाके में जाती है यहाँ से? हमारी गाजर इधर से हैदराबाद जाती है, कराची, सखर भी जाती है। ठीक। इसके अलावा KPK में जाती है, मानसेरा, हरीपुर, एबटाबाद, हवेलियाँ। इसके अलावा स्वात भी जाती है। बिल्कुल सही। देखिए जी, हमारे मुल्क में ये जो आड़ती हजरात हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। इन्होंने किसान के साथ इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है। हम समझते हैं कि हमारे जो आड़ती हैं, अगर जिस तरह ये आज जिन्होंने फैसिलिटेट किया, नई से नई मशीनें बना रहे हैं, ये नई नई इनोवेशन ला रहे हैं, इसकी जगह अगर ये फार्मर की ट्रेनिंग की बात करें, उनको वैल्यूएडिशन पे भी लेके जाएं और उनको बाकी इसके सीड के हवाले में और बाकी चीज़ों में फैसिलिटेट करें तो हमारा किसान जो है ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। किसान का पाकिस्तान प्रोग्राम में आज हमारी मेहमान है डॉक्टर सैयद इख्तियार साहिबा। डॉक्टर साहबा बेसिकली अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में चीफ डाइटिशियन है। तो ये बताइए डॉक्टर साहब, इसकी क्या न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है गाजर की जो कैरेट है हमारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारक भाई, मैं समझती हूँ कि ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, जो मैंने जो इसके बारे में रिज़ल्ट्स देखे हैं कि लोगों को इसकी आगाही जाती है और फिर अप्लाई करते हैं और इसके बेशुमार फ़ायदे भी होते हैं। देखिए, जहाँ तक बात है गाजर की, तो मेरे ख्याल में गाजर जो है वो गरीबों का सेब है। अल्लाह की ज़ात ने हर इंसान को उसके मुताबिक बहुत नेमतें अता की हैं। अब अगली बात यह है कि इन सारी नेमतों से हमने फ़ायदा कैसे उठाना है। तो हमारे यहाँ इसकी प्रोडक्शन तो बहुत हो रही है, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि जैसे ये तो हिडन चीज़ें हैं। आज मैंने भी जब ये सारा कुछ देखा तो मैं बेहद अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया और मैंने देखा कि कितने अच्छे तरीके से ये लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं और इसको उगा रहे हैं। और इसके ऊपर जो इन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई हैं, मैं आज ये शेयर करना चाहूँगी कि गाजर जो है उसकी जो अगर अफादियत की बात करते हैं तो ये अल्लाह ने एक पूरा पैकेज इसके अंदर रख दिया है। बिल्कुल ठीक। ऐसा पैकेज जो आपके सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक आपको हर हिस्से को फ़ायदा देते हैं। बिल्कुल। अगर हम इस पर बात करें कि इसके खाने से सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये इतनी मज़ेदार चीज़ है कि इसके जायका ही इतना अच्छा है कि आपको ये एक फ्रूट भी लगता है, ये आपको एक सब्ज़ी भी लगती है। फ्रूट इस तरह से कि आप इसको मीठी चीज़ों में भी यूज़ करते हैं। सो इसकी नमकीन सालन भी बनता है, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे पहले भी बता चुके हैं कि अचार भी बनता है, मुख्तलिफ चीज़ें इसकी बनती हैं।
सो ये एक चीज़ है और इसके अंदर बेशुमार तरह की चीज़ों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अगली बात ये है कि लोगों को अभी तक इसके बारे में ये नहीं पता कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी इफ़ादियत की, तो वैसे तो ये हर बीमारी के लिए एक बेहतरीन चीज़ है क्योंकि ये क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाती है, लेकिन जो मैं स्पेशली यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, जिसके ऊपर मैंने काम भी किया और मैं एग्जांपल से आपको बताऊँगी कि ये आँखों की बिनाई के लिए कितनी अच्छी है। कुछ साल पहले की बात है कि हमारे फैसलाबाद के एक स्कूल में, बड़ा वेल नोन स्कूल है, उन्होंने हमें इन्वाइट किया, तो मैंने वहाँ पर जाके जो एक चीज़ असेसमेंट की, छोटी उम्र के बच्चों को ऐनकें लगी हुई थी। ये बड़ी कॉमन जी, मैंने जब वो ऑब्जर्व किया, देखिए एज अ डाइटिशियन ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं जब कहीं जाती हूँ, सेशन करती हूँ, तो मैंने एक पॉइंट ऐसा देखना होता है कि यहाँ कमी क्या चल रही है। मैंने उसके बाद उनकी उस फैकल्टी को बताया कि बाकी सारे मामले अलहदा हैं, आपके स्कूल के छोटे बच्चे जो हैं उनकी नज़र क्यों इतनी कमज़ोर है। उन्होंने पूछा जी ये बता दें कि क्यों कमज़ोर है। मैंने कहा जी विटामिन ए की कमी है। उन्होंने पूछा जी विटामिन ए की कमी कैसे पूरी की जा सकती है। मैं कहा जी गाजर खिलाएं, रिच सोर्स ऑफ विटामिन। बिल्कुल, आप यकीन करें इस बात को कि वो आज भी वो स्कूल, DPS स्कूल की बात कर रही हूँ, कि वहाँ पे मैंने उन्हें मशवरा दिया कि इनकी मेन्यू में, इनकी डायरी पे लिखवा दें कि मदर्स इनको रोज़ाना गाजर किसी भी शक्ल में देंगी। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तनवीर भाई आप यकीन करें कि हमें कोई 1-1.5 माह के बाद रिज़ल्ट ये मिलना शुरू हो गए कि बच्चों की ऐनकें उतरना शुरू हो गई। सो मैं वो बात करूंगी कि जो मैंने अप्लाई करवाया और मैंने इसका रिजल्ट देखा। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन से, विटामिन ए। और इसके साथ फिर और इसकी न्यूट्रिशन इसमें कौन-कौन सी आगे अगर हम इसकी बात करें तो विटामिन के इसमें बहुत अच्छा पाया जाता है, और कैल्शियम भी इसके अंदर है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। सो लोग समझते हैं कि सिर्फ दूध पीने ही से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, हालांकि अल्लाह ने जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है। तो जो बच्चे दूध नहीं पीते, मैं रिकमेंड करूँगी मदर्स के उन्हें गाजर ज़रूर खिला दें। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि इसमें विटामिन सी भी काफ़ी हद तक पाया जाता है, उसका क्या फ़ायदा होता है कि हमारे जिस्म में अगर कहीं ज़ख़म बन जाते हैं, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव लोग होते हैं जिनका ऑपरेशन हुआ, ज़ख़म है, अगर हम उनको रोज़ाना की गाजर खिला देंगे ना तो उनको इतना विटामिन सी मिल जाएगा कि उनके ज़ख़म भरने शुरू हो जाएंगे। सो इसके अंदर मैं समझती हूँ कि एक तो केयर है ना, एक इसमें क्योर है, यानी ये एक आपकी हिफाजत भी करती है और दूसरी बात ये कि ये आपका इलाज भी करती है। ऐसे लोग जिनको कैंसर है या वो बचना चाहते हैं कैंसर से, तो वो अपनी ज़िंदगी में एक गाजर रोज़ की ज़रूर शामिल कर लें। ठीक है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना अपना प्लांट लगाएं और हम खुद जो है फार्मर से जो है प्रोडक्ट को लें और लेके उसको ड्राई करें और फिर उससे हम रेसिपीज़ बनाएं। ऐसा आप इसको ये बताइए फिर किन किन बीमारियों में ये क्योर का काम करता है। जिस तरह आपने फरमाया कि अभी आंखों की बनाई के लिए बहुत अच्छी है, तो बाकी और किस तरह इसको जो है ना किन किन बीमारियों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं? देखिए अगर इसकी आप न्यूट्रिशनल वैल्यू पे देखें ना तो 100 ग्राम जो गाजर होती है उसमें 41 कैलोरीज हैं। इसका मतलब ये कि बहुत थोड़ी कैलोरीज हैं, लेकिन इसकी अफादियत ये देखें कि 80% तो इसमें वाटर है। तो आपको पता है कि जैसे पानी की कमी हो जाती है, अब जैसे सर्दियाँ लोग पानी कम पी रहे हैं, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं आपको पानी नहीं मिल रहा तो आप एक गाजर निकाल के खा लें, आपको उसमें से अच्छा खासा पानी मिल जाता है। सो ये हाइड्रेटेड है, ये हमारी जिस्म को जो है ना वो पानी मुहैया करती है जो आपकी स्किन को ग्लो करती है। सो इसका जो ये कलर है ना रेड कलर, मैं तो हमेशा ये कहूँगी कि जब भी कोई चीज़ खाएं सबसे पहले उसका ये तरीका होता है कि आप उसके कलर को देखें। जब इसके रेड कलर में भी कोई फिलॉसफी होती है? जी देखिए गाजर जो होती है ना ये काफ़ी सारे कलर्स की होती है। अगर आप रेड कलर की बात करते हैं तो ये लाइकोपीन होता है केमिकल, इसके अंदर लाइकोपीन, उसकी वजह से ये रेड होती है। लाइकोपीन टमाटर में भी पाया जाता है और वो हार्ट की डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा है, मतलब इसलिए टमाटर भी रेड है और गाजर भी रेड है। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई येलो कलर की गाजर होगी तो उसमें ल्यूटन नाम का एक केमिकल होता है जिसकी वजह से जो होती है ना हमारी स्किन और ये बालों की केयर बहुत अच्छी होती है। अगर आप पर्पल कलर की बात करते हैं तो वो एंथोसाइनिन जो है वो एक केमिकल होता है, वो पर्पल कलर क्या करता है कि एंटीऑक्सीडेंट होता है उसके अंदर। हमारे जिस्म के अंदर जो गैर ज़रूरी मादे होते हैं जिसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं, वो हमारे जिस्म में अगर पड़े रहेंगे ना तो हमारे अंदर कैंसर हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है। तो गाजर क्या करती है कि ये रिमूव करती है जिस्म से ऐसी चीज़ों को जो बीमारी का बायस बनते हैं, ख़ास तौर पर कैंसर। सो मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी ऐसे लोग जिनको कैंसर है या वो बचना चाहते हैं कैंसर से, तो अपनी ज़िंदगी में एक गाजर रोज़ की ज़रूर शामिल कर लें। ठीक है।
अब कॉस्मेटिक यूज़ पे भी थोड़ी सी बात करते हैं कि जी, जी। क्या गाजर जो है, जिससे हमारी ख़वातीन भी हमारा किसान का पाकिस्तान का प्रोग्राम बड़े शौक से सुनती हैं, तो वो उसमें देखते हैं कि बहुत सी सब्जियां हैं या फल हैं, इस पे हम बात करते हैं, वो उसको एज ए कॉस्मेटिक यूज़ कैसे कर सकते हैं? तारिक भाई, तो गाजर के बारे में ये इसको बड़ा कैसे- ज़बरदस्त आपने सवाल किया है। हमारी सोसाइटी में ये जो औरतों को बहुत सहारा, हर बंदे को शौक़ होता है कि मैं यंग लगूं या मेरी स्किन फ्रेश लगे, तो मैं एज अ माहिर ग़िज़ाइयत हमेशा ये मशवरा देती थी कि स्किन को ज़रूर केयर दें, लेकिन फलों और सब्जियों के साथ। ठीक। देखिए, जो मैं तो एक सीधी सी बात है ये कहती थी कि जो आप खाएं सब्ज़ी या फल, उसको मुंह पे लगाएं। बिल्कुल एक सादा सा फार्मूला। इसका जो तरीका है, जो मैं खुद भी अप्लाई करती होती हूँ, कि गाजर को लें, ठीक। उसको कद्दूकश करें, उसको ब्लेंड कर लें, उसकी पेस्ट बन जाती है। ठीक। उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें, थोड़ा सा हनी डाल लें, बिल्कुल थोड़ा सा बेसन डाल के उसका उपटन बनता है। बिल्कुल। इतना बेहतरीन उपटन बनता है कि जिसके साथ आपकी क्लिनजिंग हो जाती है। वो ऐसे ही लगता है कि आप जैसे एक स्किन नई आ गई है और आपका कलर भी फेयर होता है। बिल्कुल। सो खाना भी और लगाना भी, दोनों चीज़ों के फ़ायदे तो होते हैं। डॉक्टर, इसके अलावा आपने जिस तरह कैरेट ऑयल की बात की, जी जी। वो किस तरह इसमें से निकाला जाता है, किस तरह इसका इस्तेमाल क्या है फिर? कैरेट ऑयल के दो तरीके होते हैं। एक तो इसके जो बीज होते हैं उसमें से निकलता है, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, मुझे नहीं लगता वो पाकिस्तान में कहीं मिलता होगा। दूसरा आसान तरीका ये होता है कि आप इसकी चंक्स बनाएं। ठीक। आप ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल या सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं, उसके अंदर डाल के इसको हल्की आंच पे रख दें, ऊपर से ढांप के रखना है आपने। बिल्कुल ठीक। वो 5 से 7 मिनट के अंदर उसके सारे असरात जो है ना वो ऑयल के अंदर चले जाते हैं। बिल्कुल जब वो थोड़ा ब्राउनिश टाइप होना शुरू हो जाए, काला नहीं करना उसको, हल्का सा ब्राउनिश हो जाए, आप उसको फ्लेम को बंद कर दें, उसके अंदर ही ठंडा होने दें। बिल्कुल वो ठीक। ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद उस ऑयल को आप स्किन पे लगाएं, बालों के अंदर लगाएं। आपकी बालों के अंदर जो डैंड्रफ होती है वो इससे अच्छी होती है। बिल्कुल ठीक। और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर उनकी जैसे वो सर्दियों में जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ रैशेस बन जाते हैं, उनके भी लगा सकते हैं, एड़ियों पे लगा सकते हैं। सो इसके बहुत फ़ायदे हैं। कौन कौन से ऐसे फूड इससे बनाए जा सकते हैं, इसको खाने के किस तरह तरीके हैं, हमारे बच्चे जो हैं इसको किस तरह की ऐसी फूड आइटम्स में इसको इस्तेमाल किए, वो भी थोड़ा सा आइडिया दें ताकि हमारी घरेलू खवातीन जो है ना उसको भी अडॉप्ट कर सकें। बिल्कुल आपकी बात से। देखिए, हर एज ग्रुप जो होता है ना उसके लिए डिफरेंट डिशेस बनती हैं। जी। तो हमारे यहाँ एक बड़ी ही कॉमन चीज़ है कि जब किसी को हार्ट का कोई प्रॉब्लम होता है या उसको कोई कमज़ोरी फील होती है तो उसे मुरब्बा बना के दिया जाता है। ठीक। सो बाज़ार का मुरब्बा लेने से बेहतर है घर गाजर का खुद मुरब्बा बनाए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, अचार की भी पहले बात हो गई। ड्राई फार्म में अचार बनाना, ये जो डिहाइड्रेटेड करके बनाते हैं ना, वो ज़्यादा देर तक उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा अच्छी रहती है। बिल्कुल ठीक है। सो ये वो चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सवैयों में डाल सकते हैं। फिर जो बहुत ही आजकल कॉमन है, सर्दियाँ में गाजर का हलवा, आपको पता है हर शादी ब्याह में गाजर का हलवा, फिर गाजर की खीर। इसी तरह से इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसकी सालन में बहुत यूज़ किया जाता है। हमारे घरों में देखा जाए तो जिसमें कम्बिनेशन में गाजर को यूज़ किया जाता है। इसके साथ अगर आप बात करते हैं तो ये ज़्यादा जो लोग खा रहे हैं इसको, वो रॉ फार्म में खा रहे हैं। और मेरे ख्याल में अगर किसी के पास टाइम नहीं है डिशेस बनाने का, तो इस चीज़ को मत वो नज़रअंदाज करे कि मैं कोई डिश ही बनाऊंगी तो खाऊंगी। बेहतर ये होता है कि अगर आपको अवेलेबल है, और इन चीज़ों का ना तारिक भाई मैं ये रिकमेंड करती होती हूँ लोगों को कि ये चीज़ें आप फ्रिज में ना रखा करें। बिल्कुल ठीक। इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर रखें ताकि आते जाते कोई उठाए और उसको खाए और वो उसको फ़ायदा भी हो। बिल्कुल ठीक। और एक और ज़बरदस्त चीज़ कि एक गाजर जो होती है ना, 100 ग्राम अगर आप उसका साइज़, उसका वज़न लेते हैं, उसके खाने से आपको इतनी फुलनेस आ जाती है, सिर्फ 40 कैलोरीज, इतनी फुलनेस आ जाती है कि आप 3 से 4 घंटे आपका मैदा पूरा फुल रहता है, आपको भूख नहीं लगती। सो मैं ये रिकमेंड करती होती हूँ ऐसे मरीज़ों को जो मोटापा कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके साथ साथ लोगों को एक गलत फहमी है जो मैं आज दूर करना चाह रही हूँ। शुगर के मरीज़ समझते हैं कि शायद गाजर खाने से हमारी शुगर बढ़ेगी, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स पे ये 16 पे आता है, और 16 जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, लो शुगर करता है। इसका जो लोड है वो सिर्फ 8 है। 8 लोड जो है ना ग्लाइसीमिक इंडेक्स में वो शो करता है ऐसी खुराक जो आपकी शुगर में को बहुत कंट्रोल रखती है। सो दिस इज़ बेस्ट फॉर द डायबिटीज़ पेशेंट। आज के बाद लोग इसको भूल जाएं कि ये शुगर है तो वो गाजर नहीं खाएंगे। गाजर ज़रूर खानी चाहिए, बल्कि ये इम्यूनिटी देती है, ये कुव्वत मदाफ़त देती है, आपके पेनक्रियास को स्ट्रॉन्ग करती है। कुव्वत मदाफ़त होगी तो आप दुनिया की हर बीमारी का मुकाबला करेंगे। बहुत बेहतरीन डॉक्टर सैयद, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इतनी मुफीद मालूमात दी हमें। शायद ये वाकई बहुत से हमारे शुगर पेशेंट ये समझते थे कि गाजर खाना जो है ना ये उनको शुगर को इनहेंस करेगा, लेकिन आपने बताया कि इसका जो शुगर इंटेक्स है वो 16 के करीब है और ये बिल्कुल सेफ़ होता है सारा। थैंक यू वेरी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी मुफीद मालूमात हमारे।
मेरे साथ मौजूद हैं आतिफ जुवैद साहब। आप बताइए आतिफ साहब, ये जो आप वैल्यू एडिशन पे काम करते हैं, अभी आप जो डिहाइड्रेशन यूनिट आपने लगाया हुआ है, ये कैसे आपने शुरू किया और इस आपकी कंपनी क्या के काम कर रही है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तारिक भाई आज इनवाइट करने के लिए। ग्रैनीज़ किचन के नाम से जैसे आपने बताया कि हम डिहाइड्रेटेड स्पाइसेस एंड हर्ब्स का काम करते हैं, तो इसमें हम ये करते हैं कि जब हम प्रोडक्ट्स को डिहाइड्रेट करते हैं उन्हीं प्रोडक्ट से फिर हम स्पाइसेस की रेसिपीज़ को बनाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि ये मेरे हाथ में हल्दी है, हम हल्दी को डिहाइड्रेट कर लेते हैं, हम अदरक को डिहाइड्रेट करते हैं, हम धनिए को डिहाइड्रेट करते हैं, इनका फिर पाउडर बनाते हैं और इनसे हम रेसिपीज़ बनाते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है बेसिकली रेसिपीज़ बनाने का। तो डिहाइड्रेशन को हमने इसलिए स्टार्ट किया कि हमें चीज़ों को वैल्यू एडिशन करके ड्राई करने की ज़रूरत होती है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना अपना प्लांट लगाएं और हम खुद जो है फार्मर से जो है प्रोडक्ट को लें और लेके उसको ड्राई करें और फिर उससे हम रेसिपीज़ बनाएं। बिल्कुल ठीक। तो कैरेट फ्लेक्स पे बात करते हैं सबसे पहले। तो ये कैरेट फ्लेक्स कैसे बनाए जाते हैं और इसके कितना मुश्किल प्रोसीजर है, आसान प्रोसीजर है, ये थोड़ा सा बताइए। सारे प्रोसेस बहुत आसान है, सिर्फ जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी प्रोडक्ट को जो है ना वो वैल्यू एडिशन की तरफ ले जाएं। और ये हमारे किसान भाइयों के लिए मैसेज ये होगा कि आप इतनी ज़बरदस्त जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, उगाते हैं, लेकिन उसको इतना ज़्यादा बना के और फिर आप वाफिर मकदार में होने की वजह से उसकी वो वैल्यू नहीं लगती और हम ज़ाया कर जाते हैं या उसे कम कीमत के अंदर बेच देते हैं या वो हमारे जानवर खा लेते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि किसान जो है हमारा, क्योंकि अब सीनियर सिटीज़न हो गया है, लेकिन जो उनके बच्चे हैं ना वो पढ़ गए हैं, उन बच्चों को ये चाहिए कि वो अब अपने फादर की जो लेगेसी है उसको वो आगे लेके चलें और अब प्रोडक्ट को एग्री टेक के साथ जोड़ें। एग्री टेक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर जो है ना वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो आईटी के ऊपर बेस हो गई है। तो क्यों नहीं हमारी एग्रीकल्चर जो है वो टेक के साथ जुड़ सकती है। और जब आप टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ों को जोड़ेंगे तो आप उसके अंदर इंप्रूवमेंट भी लेके आएंगे और उसके अंदर वैल्यू भी ऐड करेंगे। जैसे कि आपने कैरेट की बात की, तो हम एक छोटा सा डिहाइड्रेटेड प्लांट लगा सकते हैं। डिहाइड्रेटेड प्लांट लगा के आप कैरेट को जो है ना स्लाइस कर लें। उसका स्लाइस 3 से 5 mm 7 mm तक आप स्लाइस करें तो स्लाइस की सूरत में ड्राई हो जाएगा। या आप उसको कद्दूकश कर लेते हैं, जिसे हम आसान अल्फाज में कहते हैं कि आप कद्दूकश करें, और कद्दूकश करके आप उसको जो है ना फिर डिहाइड्रेट कर लें। अच्छा, इन दोनों का प्रोसेस ये है कि दोनों को आपने स्लाइस की सूरत में या कद्दूकश की सूरत में कर लिया है। आप इसको डिहाइड्रेटेड की ट्रे में लगाएं, उसके बाद इसको जो है ना आप 60 डिग्री ±5 डिग्री का टेम्परेचर रखें और 8 से 10 घंटे के लिए आप इसको ड्राई होने के लिए लगा दें। तो आफ्टर 8 to 10 आवर्स आपका प्रोडक्ट जो है ना वो ड्राई हो जाएगा। जब वो ड्राई होगा तो इसकी रेशो ये बनेगी कि अगर आपने 10 kg के करीब प्रोडक्ट को इसमें लगाया है डिहाइड्रेट होने के लिए, तो उसके जो है ना अगेंस्ट वो 1 kg जो है ना प्रोडक्ट आपका रेडी हो जाएगा। तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका जो मास वॉल्यूम था वो कम हो गया रॉ मटेरियल का, 10 kg के अगेंस्ट 1 kg, और इसकी ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगी। इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। पूरी दुनिया के अंदर जो चीज़ों को ड्राई किया जाता है वो उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और ये हमारा ओल्ड मेथड भी है। आप देखें आज से 100 साल पहले हम क्या करते थे कि अपनी चीज़ों को ड्राई करके रख लिया करते थे। उस वक्त तो मेथड सन ड्राई का था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई है, वो सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई हैं मशीनरी के ऊपर। तो आप चीज़ों को ड्राई करें, मशीनों को इस्तेमाल करें और सब्जियों को, फ्रूट्स को, सबको डिहाइड्रेट करके आप एक्सपोर्ट पे ले जा सकते हैं। मैं आपको कैरेट की बात बताऊं कि बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री, पाकिस्तान अभी भी जो है ना सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है फ्लेक्स का। हमारे जो फार्मर हैं उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं। अब जी, जैसे आपने कहा फार्मर तो ओल्ड हो गया, लेकिन उनके बच्चे अब पढ़ लिख गए हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, उनके पास कंप्यूटर है, जी, इंटरनेट है, तो वहाँ से सारी चीज़ें। तो किस तरह आपसे जुड़ सकते हैं ये किसान के बच्चे हैं और अपने ब्रांड बना सकते हैं, ये ज़रा थोड़ा सा बताइए। ग्रैनीज़ किचन हमारा ब्रांड है। उस ब्रांड को आप सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट भी अवेलेबल है, उसके ऊपर हमारा फ़ोन नंबर भी है। आप फेसबुक पेज पे जाएंगे तो हमारा फेसबुक पेज ग्रैनीज़ किचन के नाम से अवेलेबल है, उसके ऊपर भी हमारा टेलीफोन नंबर है। पूरे वैल्यू एडिशन के ऊपर हम ट्रेनिंग भी कराते हैं तारिक भाई, लोगों को, किसानों के पास भी जाके हम ट्रेन कराते हैं। हमारे पास छोटा डिहाइड्रेटर भी है, हम उनकी जगह पे जाके उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। तो मैं आपकी इस कॉज के अंदर बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ। जहाँ पे भी आप हमें बुलाएंगे हम इसको जो है ना जाके ट्रेन भी करेंगे, किसानों को इन्फॉर्म भी करेंगे, उनके बच्चों को जो है ना हम तरीकाकार भी बताएंगे कि वो कैसे अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग और इंटरनेशनली भी। अलावा और कौन कौन से वैल्यू एड प्रोडक्ट्स जो है ना कैरेट से बनाए जा सकते हैं? गाजर के कौन सी इसकी ऐसी मसनूआत हैं जिसको हमारा फार्मर भी अडॉप्ट कर सकता है, जिसको एज इंडस्ट्री भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं? जब तक आप इसको डिहाइड्रेट नहीं कर रहे हैं तो आप इसका अचार बनाएं।
ठीक। अच्छा, अचार मिक्स की तरफ लोग ज़्यादा चले जाते हैं, आप अकेले कैरेट का अचार बनाएं। ठीक। फिर मैं वो उन्हीं बच्चों को मैं बात करूंगा आपकी विसासत से कि वो जो टेक्नोलॉजी से जुड़ गए हैं वो क्या करें कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। आपने अचार बना लिया है, अचार और उसके साथ साथ मुरब्बा, अगर आप ठीक। मीठे में बनाना चाहते हैं तो आप इसका मुरब्बा बनाएं। ठीक। मुरब्बा बना के आप अपना ब्रांड बनाएं। अच्छा, अब यहाँ गाँव में जिस तरह है तो उनको छोटे पैकिंग की ही ज़रूरत है ना, और एक अच्छे स्टिकर की ज़रूरत है अपना ब्रांड बनाने की, अपने फॉर्म का नाम लगाने की। ठीक। उसको लगाएं, उसको पेज पे लगाएं, अपने उसको मार्केट करें और अपने इलाके को भी मार्केट करें, अपनी प्रोडक्ट को भी मार्केट करें। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गया रॉ की बात हो रही है। उसके साथ साथ आप हलवा जात में भी आपको पता है कि गाजर का बहुत ज़्यादा बहुत इस्तेमाल बड़ा है, इस्तेमाल आता है। उसको भी आप ब्रांड बना के बेचें, ना कि अकेली गाजर को बेचें। ठीक। मैं बच्चों को ये रिकमेंड करूंगा कि वो अपना ब्रांड बना लें, बस हलवे का भी ब्रांड बनाया जा हलवे का सकता है। भी, हर चीज़ को ब्रांड पे ले जाएं आप बिल्कुल ठीक। और उसको मार्केट कर लें सोशल मीडिया के थ्रू। अब तो बहुत ईजी हो गया, आप अपनी वेबसाइट डेवलप करें, फेसबुक का पेज बनाएं, इंस्टाग्राम का पेज बनाएं, टिकटॉक का पेज बनाएं, हाँ। अपने खेत को दिखाएं, अपने प्रोसेसेस को दिखाएं रॉ को, और उसको कन्वर्ट कर लें फिर आप वैल्यू एडिशन के अंदर। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि हम सिर्फ गाजर और ये बाकी चीज़ें रॉ मटेरियल बेच के कभी भी अपने मुल्क को खुशहाल नहीं कर पाएंगे। हाँ, खुशहाली का एक ही रास्ता है, वो है वैल्यू एडिशन, कि हमने किस तरह अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना है, किस तरह हमने दुनिया को अपनी चीज़ों को जो है ना हमने देना है, इसी तरह हम अपने मुल्क को जो है ना खुशहाल बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने आपको शेयर की हैं वो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।